हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आ गया हूं और वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट, जिसे हम आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के भी नाम से इसको जाना जाता है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक और जरूरी चीजों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो जन प्रतिनिधित्व जो कानून है 1951 का, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के बारे में। स्टूडेंट, इसमें इसको पूरी तरीके से 11 भागों में और 171 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि 11 पार्ट है इसमें और 171 सेक्शन धाराएं हैं। और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी इन सेक्शन और धाराओं का क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक व्यापक दस्तावेज आप कह सकते हैं। एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें पूरी तरीके से किस तरह से इलेक्शन के बारे में और उसमें जितने भी हमारे जो मेंबर्स होते हैं एमपी एमएलए, उनसे रिलेटेड सारे गाइडलाइंस के बारे में, इलेक्शन कमीशन की को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में इसमें मेंशन किया गया हुआ है। तो इसे हम एक एक करके समझेंगे कि क्या है। एक्चुअल में जो 1950 का जो एक्ट आया था ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को इसमें ऐड किया गया है, यानी कि इसमें जोड़ा गया है। तो अब हम देखेंगे कि और उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, दोस प्रोविजन विच वेयर left in the 1950 Act were added in the Representations of the People Act 1951। ठीक है, यानी कि 1950 के जो अधिनियम था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया गया और 1951 के एक्ट में जोड़ दिया गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। चले देखते हैं कुछ बेसिक चीजें इसमें क्या क्या कमियां थी और उसको बाद में ऐड किया गया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के संचालन के लिए और उनके सदस्यों के लिए योग्यताएं भी और अयोग्यताओं के लिए ये बात करता है, यानी कि किस तरह से हमारे जो एमपी होंगे, एमएलए होंगे, या यूं कह लीजिए जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका कैसे संचालन करना है पूरे वोटिंग का, इलेक्शन का। और साथ ही साथ यहाँ पे इनके लिए जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ देयर मेंबरशिप, यानी कि उनकी योग्यता और अयोग्यताओं को भी ये दर्शाता है, जो हमारा पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 में। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन देखेंगे, उसके बाद हम इस लॉ के मेन पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आज इसके देखिए, अंडर आर्टिकल 327 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 327, यहां पे कहा गया है कि अमेंडमेंट वेयर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ लाइक 1966, 2013 एंड 2016। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 327 के तहत जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 को जो संसद द्वारा पारित किया गया था, इसकी मजबूती के लिए इसमें समय समय पर इसमें संशोधन किए गए। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी मजबूती के लिए, इसकी मजबूती के लिए, मजबूती के लिए इसमें समय समय पर संशोधन किए गए। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया और इसको एक बहुत ही व्यापक कह सकते हैं दस्तावेज बनाया गया, जिसमें काफी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। यही मेन पॉइंट को हमें आपको समझना होगा, जिससे आप लोग अगर इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो आप कह लीजिएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून जो है 1951 का, उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चले पहला पॉइंट हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके मेन पॉइंट में, मुख्य बिंदुओं में ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो इसकी जो एक्ट 1951 है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून का, उसकी धारा 29A, सेक्शन 29A में यहां पे मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कहने का क्या मतलब है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पंजीकरण से संबंधित ये पहला पॉइंट है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है और उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ इस कानून में मेंशन किया गया हुआ है धारा 29A के तहत। ठीक है, फिर हम दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे कि देखिए इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। लोकसभा के क्या मतलब, जैसे हमारा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है,
संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसके लिए बोला गया है कि जो रिजर्व सीटें हैं, खासकर अगर लोकसभा की बात करूं, जो एक आरक्षित सीटें हैं, उनमें बोला गया है रिजर्व सीट इज द कंपलसरी द मेंबर्स ऑफ ओनली एससी एंड एसटी, यानी कि जो भी आरक्षित सीट है उनका सदस्य सिर्फ एससी हो यानी अनुसूचित जाति से होगा या अनुसूचित जनजाति से होगा। ये इसमें यानी कि साफ साफ इस पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में ये साफ साफ ये बातें मेंशन की गई हैं कि लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं उसमें कौन होना चाहिए मेंबर, एससी या एसटी होना चाहिए, अनुसूचित जाति से या जनजाति से होना चाहिए। ठीक, आइए इसके और दूसरा पॉइंट समझते हैं। जब एक तरफ हम लोग लोकसभा की तरफ देख लिया, दूसरी तरफ फिर हम लोग राज्यसभा में देखेंगे कि इस एक्ट में राज्यसभा के बारे में क्या बोला गया है कि वहां पे कौन मेंबर्स होंगे, कैसे लोग होंगे वहां पे। तो हमें पता चला इट इज नेसेसरी टू बी अ वोटर ऑफ दैट स्टेट एंड यूटीज। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आरक्षित सीटें हैं, एक तरफ तो हमने एससी एसटी को देख लिया लोकसभा में, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो वोट उस राज्य का वो वोटर होना चाहिए, और या यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज का, राज्य या संघ प्रदेश का वोटर होना आवश्यक है। एकदम मेन पॉइंट इसके लिए है, तभी उसका यहां पे मेंबर्स होगा। ठीक है, अब हम एक चीज और देखेंगे साथ ही साथ इसके सेक्शन 8 पे, यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो हमारा 1951 है उसका सेक्शन 8 धारा 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 8 क्या कह रहा है? बैन ऑन द गिल्टी लीडर्स फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी दोषी राजनेता हैं, जो भी हमारे पॉलिटिशियन दोषी हैं, ठीक है, उनको चुनाव लड़ने पर यहां पे क्या लगाया जा रहा है? बैन लगाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जो भी दोषी राजनेता होंगे उनके चुनाव पर रोक, चुनाव पर रोक। ठीक है, तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट थे जो हमें आपको यहां पे समझने थे। आइए इसके कुछ अयोग्यताओं के बारे में बात करेंगे कि जो संसद के जो सदस्य हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, उनकी अयोग्यताओं कैसी होंगी, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया जाएगा कि कौन कौन से लोग कब अपनी सदस्य उनको वंचित किया जा सकता है उनकी सदस्यता से, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ अगर हम बात करें तो देखते हैं सबसे पहले द मेंबर इज द क्रिमिनल और द गिल्टी ऑफ द करप्शन। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा कि इनकी एक सदस्य की, एक मेंबर्स की अयोग्यता क्या होगी। तो बोला गया है जो सदस्य हो अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो या उसका दोषी पाया गया हो, यानी अगर सदस्य यानी जो मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे एमपी हो या एमएलए एमएलसी वगैरह हो, अगर वो भ्रष्टाचारी होंगे या अपराधी होंगे, ठीक है, और खासकर उनको दोषी पाया गया होगा, तब उनको उनकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, यानी उनको हटाया जा सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन है उनके सदस्यों की, जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 कहता है। ठीक है, चलें फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसी पॉइंट का है, हालांकि ये दूसरा पॉइंट नहीं है, इसी पॉइंट में है, कम से कम अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो तब ये चीज लागू होगा। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि उनको क्या हो, एक तो अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो और कोर्ट ने क्या किया हो, उनको एकदम सिद्ध कर दिया हो, ठीक है, और साथ ही साथ वो किसने पे लागू होगा, अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिली है तब उनका डिस्क्वालिफिकेशन यहां पे फुलफिल हो जाएगा, मतलब लागू कर दिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन उनके ऊपर। आइए फिर एक और जो पॉइंट आप यहां पे देख रहे हैं, बैड कंडक्ट यानी कि साबित कदाचार आप कह सकते हो, उनका बिहेवियर बुरा हो, यानी किसी के साथ ऐसा, अगर आपके जो जनप्रतिनिधित्व हैं अगर वो इस तरह काम करते हैं मेंबर, तो वहां से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, तो इसको पॉइंट को ज्यादा मुझे एलोबरेट नहीं करना है। आइए फिर इसके हम अनदर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। शुड बी होल्डिंग एट द गवर्नमेंट पोस्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है यहाँ पे, या गवर्नमेंट पोस्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद। लाभ का पद क्या है, मान लीजिए फिलहाल तो मैं किसी लेक्चर में आपको लाभ का पद समझा दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मेरे एक एक पॉइंट का, एक एक टॉपिक का, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का आपको मैं लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो अभी इस टॉपिक की बात कर रहे थे, यानी कि अगर वो मेंबर सरकारी पद को, किसी भी सरकारी पद पर होल्ड किया हुआ होगा तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किस तरह से यहां पे इन संसद या सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में ये कानून कहता है। आइए बच्चों फिर आगे देखेंगे और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जिन्हें उनको अयोग्य किया जा सकता है। उसके बाद है अनेबल टू गिव डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस।
जी हाँ, जैसे अभी इस समय देखिएगा 2024 चल रहा है और लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप देखे होंगे कि मैक्सिमम आप कितना रुपए खर्च कर सकते हैं, ठीक है? एक एमपी के इलेक्शन में कितना खर्च किया जा सकता है, एक एमएलए के इलेक्शन में कितना खर्च किया जा सकता है, यानी राज्यों की विधानसभाओं का जब इलेक्शन होता है। तो सारे के सारे अपने सबके पॉइंट हैं। पहाड़ी राज्यों में अलग है और अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीजें हैं, कौन कितना खर्चा कर सकता है। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे अनेबल टू गिव डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगर वो जो भी मेंबर है, जो भी एमपी हो एमएलए हो, जो भी चीजें हैं यहां पे, अगर वो यहां पे चुनावी खर्च का विवरण देने में असमर्थ है, यानी इसको नहीं, वो सही से दे नहीं पा रहा कि बहुत ज्यादा आप देखते होंगे, जैसे अगर मान लीजिए 90 लाख कहा गया है कि एक एमपी 90 लाख तक किसी सीमा तक खर्च कर सकता है, मान लीजिए, ठीक। लेकिन आपको क्या लगता है बस 90 लाख में एक इलेक्शन हो जाता है, एक एमपी इलेक्शन लड़ लेता होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है? तो फिर उधर उधर की सारी चीजें यूज करेगा, ब्लैक मनी और दुनिया भर की चीजें वो काम करने की कोशिश करेगा। तो एक भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए ये कानून लाया गया है कि क्योंकि जब बहुत ज्यादा महंगा इलेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे फ्री और फेयर काम कर लेंगे ये, ठीक है? इसमें इसीलिए एक पॉइंट और है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी मैं उस चीज को बताऊंगा कि किस तरह से यहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। ये कानून का एक पॉइंट शायद अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं इसको अभी नीचे लिख दे रहा हूं कि ये कानून का एक मकसद और भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है, और ये फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और ये व्यापक तरीके से विस्तार से कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस जारी करता है ये कानून, ठीक है? यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, कहीं से किसी भी तरीके से वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? तो इसलिए ये पॉइंट है अनेबल टू गिव डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस में। अगर एक उम्मीदवार अपनी चुनाव में खर्च की हुई राशि को विवरण देने में असमर्थ होता है, तो उसको यहां से अयोग्यता यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? आइए एक और पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही मेन पॉइंट है, सेडिशियस राजद्रोह, यानी अगर वो देशद्रोही कानून में या देशद्रोही या उस चीज में उसको सजा हुई हो, तो भी उसको यहां से अयोग्यता का बाहर रास्ता दिखाया जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, हैज बीन punished for crimes like सती प्रैक्टिसेस, अनटचेबिलिटी, डाउरी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर उम्मीदवार सती प्रथा जैसे कानूनों में उसको सजा हो चुकी हो, उम्मीदवार को अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसी उसको प्रथाओं में उसको सजा हो चुकी हो, साथ ही साथ दहेज की, डाउरी में उसको सजा हो चुकी हो, तो ऐसे भी उम्मीदवार को उसकी सदस्यता से उसको वंचित किया जा सकता है। ये कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो गाइज आपको ये चीजें देखा होगा कि इन सब चीजों को जब आपने देखा तो क्या क्या अयोग्यताएं हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और सारी चीजें, नियम कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी, सब कुछ इसमें 1951 में बताया गया है। और इसमें अमेंडमेंट भी समय समय पे किए गए हैं कि कानून को हम और सख्त बना सकें और करप्शन को रोक सकें, ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम कंडक्ट करवा सकें, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, और जनता के द्वारा जो सरकार चुन करके आए एक अच्छे तरीके से लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका सही से यहाँ पे संपादन कर सके, ठीक है? तो आज हमारे लेक्चर में बस इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के बारे में यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ और एक और नई टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। थैंक यू।